नमस्ते बच्चों, कैसे हो? स्वस्थ हो आप सब? अपने स्वास्थ्य का, तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है ना? और ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, ध्यान से एक एक वीडियो देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। दिया हुआ होमवर्क कार्य समय पर कर कर स्कूल में लड़ी को भिजवा दीजिए, ठीक है ना? और हस्ताक्षर सुंदर होने चाहिए। ओके बच्चों, आज हम 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी लेसन 3 का अध्ययन करेंगे। आपका हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक खोलिए बच्चों, पेज नंबर 13 खोलिए। पेज नंबर 13 देखिए, यहाँ पर लेसन 3 यह कहानी, एक कहानी यह भी पाठ का नाम है। पाठ का नाम है एक कहानी। एक कहानी, एक कहानी यह भी। मनु भंडारी जी ने लिखा है इसको, मनु भंडारी। इसके लेखिका कौन है? मनु भंडारी। एक कहानी यह भी। आज हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 खोलिए। देखिए यहाँ पर उन्मुखीकरण में एक छोटी सी नारी के बारे में, नारी के गुणों का वर्णन किया गया है। देखिए, एक अनुच्छेद है, नारी में अनेक गुणों का समन्वय है। उसमें प्राकृतिक अनुराग है, सौंदर्यानुभूति है, संवेदना है और साथ ही साहस भी। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। नारी में अनेक गुणों का समन्वय है। समन्वय होना यानी नारी में बहुत से गुण हैं जिनका समन्वय होता है, बैलेंस होता है। ओके, नारी सर्वगुण संपन्न होती है। उसमें अनुराग यानी प्रेम भावना होती है, उसमें उसके मन में बहुत प्रेम होता है। सौंदर्यानुभूति होती है और संवेदना यानी सेंसिटिविटी होती है। और साथ ही साहस भी, यानी नारी में धैर्य, करेज, साहस भी होता है। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है। हमारे वेदों में, पुराणों में भी नारी की प्रशस्ति यानी नारी की महिमा को गाया गया है। इस तरह यह सिद्ध होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। इस तरह वेदों में जो नारी की महिमा गाई गई है, नारी के गुणों का गुणगान किया गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि, प्रूफ होता है कि नारी ही दिव्य स्वरूपिणी है। ओके ना? तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न 1 देखिए, समाज के विकास में नारी की क्या भूमिका है? नारी को दिव्य स्वरूपिणी क्यों कहा गया होगा? नारी द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो इन प्रश्नों को हम स्टडी मटेरियल में पढ़ेंगे। आपका स्टडी मटेरियल खोलिए। आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर देखिए 28 खोलिए। ओके, अब इन प्रश्नों को पढ़ेंगे हम। ओके, समाज के विकास में नारी की क्या भूमिका है? ओके, तो इसका उत्तर इस तरह लिखिए, नारी अपने गुण, प्राकृतिक अनुराग, सौंदर्यानुभूति, संवेदना और साहस से समाज के विकास में सहयोग दे सकती है। सेकंड क्वेश्चन है, नारी को दिव्य स्वरूपिणी क्यों कहा गया होगा? तो उसका उत्तर लिखिए, नारी में प्राकृतिक अनुराग, सौंदर्य अनुभूति, संवेदना, साहस आदि गुण होने से दिव्य स्वरूपिणी कहा गया है। अब हम आगे का भाग देखेंगे। ओके, अभी देखिए यहाँ पर उद्देश्य, इस पाठ को इस पाठ्यक्रम में, पुस्तक में देने का उद्देश्य क्या है वो जानेंगे। छात्रों को लेखन की विविध शैलियों से परिचित कराते हुए आत्मकथा लेखन विधा का ज्ञान कराना, उसकी भाषा शैली से अवगत कराना और उन्हें
आत्मकथा लेखन की प्रेरणा देना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। छात्रों यानी आपको लेखन की विविध शैलियों का यानी राइटिंग के विविध स्टाइल्स का आपको नॉलेज देना, ज्ञान देना। और आत्मकथा यानी बायोग्राफी, आत्मकथा यानी अपने बारे में ही जो अनुभव लिखे जाते हैं उसे बायोग्राफी कहते हैं। आत्मकथा लेखन के बारे में आपको ज्ञान देना, आपको समझाना और आत्मकथा लिखने के लिए आपको प्रेरित यानी इंस्पिरेशन करना। आप भी आत्मकथा लिखे इसलिए आपको एनकरेज करना इस पाठ के पीछे का मुख्य उद्देश्य है। विधा विशेष देखिए, आत्मकथा का अर्थ है अपनी कहानी। आत्मकथा का अर्थ क्या है? अपनी कहानी। आत्मकथा में लेखक निष्पक्ष भाव से अपने गुण दोषों की सम्यक अभिव्यक्ति करता है और अपने चिंतन, संकल्प, विचार एवं अभिप्राय को व्यक्त करते हेतु जीवन के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करता है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि इस साहित्यिक विधा में लेखक अपने वैयक्तिक जीवन के ही खट्टे मीठे अनुभवों को क्रमानुसार स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध करता है। इस तरह बीते हुए जीवन का सिंहावलोकन आत्मकथा का मूल तत्व होता है। लेखिका ने इसमें अपने संघर्षमय जीवन की घटनाओं को चुनौतियों के साथ सुंदर भाषा शैली में लिपिबद्ध किया है। आत्मकथा का अर्थ क्या है? अपनी कहानी कहना। ओके, आत्मकथा में क्या क्या अपने अनुभवों को, अपने स्मरण यानी यादों को ओके लिपिबद्ध यानी अक्षरों में बंद किया जाता है, लिपिबद्ध कर कर लिखा जाता है। अपने जीवन के अनुभवों को, जीवन की घटनाओं को, अपनी यादों को यानी स्मरण को उन घटनाओं के स्मरण को अच्छे खट्टे मीठे यानी सुख दुख वाले घटनाओं को लिखा जाता है। ओके, और अपने संघर्षमय घटनाओं को भी और चैलेंजेस को वो भी इस आत्मकथा में लिखा जाता है। ओके, अभी हम लेखिका परिचय देखेंगे। लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी एक कुशल लेखिका है। इनका जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ है। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण करने, उनकी मानसिक स्थिति का विश्लेषण करने तथा युगीन समाज का यथार्थ वर्णन करने में वे अत्यंत लोकप्रिय है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली एक प्लेट सैलाब, यही सच है, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मन्नू भंडारी कौन है? एक कुशल यानी बहुत ही फेमस प्रसिद्ध लेखिका है, राइटर है। इनका जन्म कब हुआ? 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ। नारी जीवन की समस्याओं का चित्रण, महिलाओं के जीवन में जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है, उनका वर्णन यानी चित्रण और उनकी मानसिक यानी मेंटल कंडीशन का वर्णन इनके साहित्य में मिलता है। मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, अकेली एक फ्लाइट सैलाब, यही सच है, आपकी बंटी, 1 इंच मुस्कान, इनकी और भी रचनाओं के नाम हैं। ठीक है ना? अब चलेंगे हम विषय प्रवेश की ओर। विषय प्रवेश देखिए, शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की 4 दीवारी के बीच बैठकर देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था, उन्होंने वहां से खींचकर उसे भी स्थितियों की सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। शीला अग्रवाल के भाषण से मन्नू भंडारी ने प्रेरणा पाकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। वे एक महान लेखिका के रूप में उभर कर आई हैं। आइए उस महान लेखिका के बारे में जानेंगे। शीला अग्रवाल एक साहित्यकार थी। वो साहित्य में सिर्फ साहित्य ही नहीं लिखती थी, बल्कि घर की 4 दीवारी में बैठकर देश में क्या चल रहा है उस गतिविधियों के बारे में भी वो जानकारी रखती थी। और मन्नू भंडारी के पिताजी के घर में भी देश की आज़ादी के लिए बैठक होते थे, बातचीत होती थी और उन्हीं बातों का इन बातों का मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ा है। और शीला अग्रवाल के भाषण ने
शीरा अग्रवाल जी ने जो भाषण दिया है, उस भाषण से मन्नू भंडारी प्रभावित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है और वे एक महान लेखिका बनकर आज हिंदी साहित्य जगत में चमक रही है। उनके जीवन का हम परिचय लेंगे, इस उनके जीवन का, उनके आत्मकथा को पढ़कर उनके जीवन में क्या हुआ था उसका हम क्या करेंगे, परिचय लेंगे, जानेंगे। ओके ना। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी। ये मन्नू भंडारी के जीवन परिचय है बच्चों, जो बहुत ही प्रभावकारी लेखिका है और एक स्वतंत्रता सेनानी भी है। जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी। देखिए, मन्नू भंडारी जी ने अपने घर के वातावरण का यहाँ पर वर्णन किया है। वे जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हैं और उनके इन यादों का सिलसिला यानी स्मरण का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है यानी अजमेर ब्रह्मपुरी मोहल्ला। अजमेर में जो ब्रह्मपुरी कॉलोनी मोहल्ला यानी कॉलोनी है, उस कॉलोनी में इनका 2 फ्लोर का मंजिल है, 2 मंजिला అంటే सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, ऐसा 2 मंजिला मकान है, इनका घर था, जिसकी ऊपरी मंजिल पे पिताजी का साम्राज्य था, जिसके सेकंड फ्लोर पे को उनके पिताजी का साम्राज्य यानी किंगडम था, साम्राज्य यानी किंगडम। वे वहाँ पर अपना लिखाई पढ़ाई का काम करते थे। किताबों के बीच बैठकर कभी कुछ किताबें पत्रिकाएं पढ़ते थे या किसी को डिक्टेशन देते थे, यानी वे घर पर विद्यार्थियों को रखकर पढ़ाते थे उनको। ओके। और नीचे ये सब लोग मन्नू भंडारी और उनके भाई बहन नीचे रहते थे, जहाँ उनकी माँ अनपढ़ माँ उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी। ये अनपढ़ माँ उनकी हमेशा सेवा में तत्पर रहती थी। ओके। और जब इनके पिताजी इंदौर में थे तो इनके पिताजी का बहुत बड़ा नाम था, लोग उनका बहुत सम्मान करते थे और कांग्रेस से जुड़े होने के कारण वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के केवल वे उपदेश नहीं देते थे, बल्कि घर में 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को घर में रखकर पढ़वाते थे और ऐसे पढ़ाए हुए विद्यार्थियों में से कई विद्यार्थी आज ऊंचे ऊंचे पद पर कार्यरत है। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उनके पिताजी के दरियादिल यानी बड़ेपन के काइंडनेस के चर्चे उस गांव में, उनके शहर में बहुत मशहूर थे। और उनके पिताजी बहुत ही सॉफ्ट हार्ट और संवेदनशील यानी सेंसिटिव थे। ओके। दूसरी ओर बहुत ही एक और उनका व्यक्तित्व, उनके पिताजी का व्यक्तित्व कैसा बताया है, बहुत ही सॉफ्ट और सेंसिटिव था, और दूसरी ओर बहुत ही एंग्री मैन एंड प्राउडनेस, अहमवादी, यूगो। ओके। बहुत ही उनको यूगो रहता था और क्रोध यानी बहुत गुस्से वाले रहते थे। एक बार फर्स्ट पैराग्राफ आप साइलेंट रीडिंग कीजिए।
ठीक है, कर लिया साइलेंट रीडिंग। अब देखिए, पर यह सब तो, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 देखिए, सेकंड पैराग्राफ। पर यह सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिता थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे, जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक विवशताओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बनकर हमेशा माँ को कपाती थरथराती रहती थी। अपनों के हाथों विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोट होगी वे जिन्होंने आंख मूंद कर सबका विश्वास करने वाले पिता को बाद के दिनों में इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही रहते। देखो क्या हुआ। ओके, उनके पिता तो बहुत काइंडनेस नेचर वाले थे, सबको मदद करते थे और सबकी मदद करने वाले ऐसे भी इंसान को लोगों ने विश्वासघात से उनका नुकसान कर दिया और आर्थिक स्थिति उनकी गिर गई। और ये आर्थिक स्थिति के गिरने के कारण इंदौर छोड़कर ये इंदौर से अजमेर आ गए थे। और जब आदमी अपने आर्थिक स्थिति से गिरता है तो उसको बहुत चोट पहुंचती है। इनके पिता को भी वैसे ही चोट पहुंची, उनके अहम को चोट पहुंची और उनका जो ईगो हर्ट हुआ, इसकी वजह से वे हमेशा गुस्से में रहने लगे थे और किसी पर भी भरोसा करने के लिए डरने लगे थे। यहाँ तक कि अपने बच्चों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे थे। वे शकीले मिजाज के हो गए थे और उनमें गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उनकी माँ को उस गुस्से का शिकार होना पड़ता था। उस गुस्से की वजह से उनकी माँ थरथराती कपकपाती रहती थी। ओके, यानी आदमी आर्थिक नुकसान की वजह से क्या हुआ बोल तो आदमी उदास होकर चिड़चिड़ा बन गया। हर एक पर चिड़चिड़ा लेना, गुस्सा करना उनकी पिताजी की आदत बन गई। और मगर अपना आर्थिक नुकसान हुआ है, आर्थिक विवशता है, इस बात का वो अपने बच्चों से जिक्र नहीं करते थे। ओके, ऐसा अपने बच्चों को बताना वो कमीपन यानी ठीक नहीं है ऐसा मानते थे। उनका ईगो हर्ट हो रहा था। ओके, फिर आर्थिक नुकसान होने पर भी वो अपने नवाबी तरीके से ही जी रहे थे। उन्होंने एक शब्दकोश को लिखने का काम शुरू कर दिया। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को अधूरा काम था, उसको लिखने का शुरू कर दिया उन्होंने। ओके, इस तरह उनके पिता की हालत बदल गई थी। पर आगे देखिए, पर यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही कि मुझे उनका गौरवगान करना है, बल्कि मैं तो यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरी व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है, या कि अनचाहे किए उनके व्यवहार ने मेरे भीतर किन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी, सो बचपन में मुझसे तो 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। देखिए, एक परिवार में बच्चों में भी अंतर किया जाता है। इनके पिताजी गोरे रंग से प्रभावित होते थे और मनु भंडारी जी दिखने में काली थी और मरियल दुबली पतली थी। और उनके जो बड़ी बहन, उनसे 2 साल की बड़ी बहन थी, वो दिखने में गोरी, ओके, स्वस्थ और खूबसूरत दिखती थी। हमेशा मनु भंडारी जी की अपनी बड़ी बहन के साथ
उनकी खूबसूरती के साथ तुलना की जाती थी और इन्हें अच्छा नहीं लगता था। आज भी वे एक प्रतिष्ठित लेखिका बन गई है, फिर भी आज भी उन्हें उस तुलना को भोगना पड़ रहा है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी लेखकी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में सिमट ही नहीं चाहती, बल्कि गड़ने गड़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव पर मैं कभी भन्ना भन्ना जाती थी, आज एकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे उनके शक्की स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथाओं से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा मेरी टक्कर ही चलती रही, वे तो न जाने कितने रूपों में मुझमें हैं, कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रतिछाया के रूप में। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उनका आसन्न अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहाकर ले जाए, स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता। देखिए, अपने पिता के बारे में कहा कि वे शकीले मिजाज के थे, बहुत गुस्से वाले थे और हमेशा मनु भंडारी के साथ उनकी अनबन होती थी और मनु भंडारी कुछ करती थी तो उनके पिताजी उन्हें रोक लगाते थे और मनु भंडारी को हमेशा एक डिग्रेड की भावना से कंपैरिजन को सहना पड़ता था। सुंदरता में उनके बहन के साथ उनका कंपैरिजन होता था और इसी कारण मनु भंडारी के मन में उनके पिता की कई छवियां छिपी हुई है, कुंठाओं के रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में और प्रतिछाया के रूप में। आगे देखिए, पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। पिताजी ऐसे थे तो ये पिताजी के क्वाइट अपोजिट यानी विपरीत यानी क्वाइट अपोजिट थी उनकी बेपढ़ी माँ यानी अनपढ़ इलिटरेट माँ। धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी। उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, मगर धरती से ज्यादा ही उनमें धैर्य और सहन शक्ति पेशेंस था। पिताजी की हर जाति को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार करती थी। वे उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगा नहीं, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। खैर, जो भी हो, अब यह पैतृक पुराण यही समाप्त कर अपने पर लौटती हूँ। देखो, पिताजी के स्वभाव के बराबर अपोजिट थी उनकी माँ का स्वभाव। उनकी माँ हमेशा सबके फरमाइशें पूरी करती थी, उनमें बहुत धैर्य और सहनशीलता थी। वो पिताजी के गुस्से को भी बर्दाश्त कर लेती थी, बच्चों के जिद को भी बर्दाश्त कर लेती थी और सबकी इच्छाओं को पूरी करने में तत्पर रहती थी। अभी आगे देखिए, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। हम लोग सब 5 भाई बहने थे, ये लोग मनु भंडारी वो लोग, और उनमें सबसे छोटी थी मनु भंडारी। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद ही मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलियां, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड्डियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ खोयों खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर मांझा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। तो देखिए, मनु भंडारी जी, ये लोग 5 भाई बहन थे और ये 5 भाई बहन
मिलजुल कर हर खेल खेलते थे। इनके बड़ी बहन के शादी के समय मनु भंडारी जी की उम्र केवल 7 वर्ष की थी। सिर्फ उनके बहन के शादी की धुंधली सी याद उन्हें उनके दिमाग में है, धुंधली सी याद। ये छोटी थी जब। सो भाई बहनों के सुशीला जो उनके इनसे 2 साल की बड़ी थी, उससे और अन्य भाई बहनों से मिलकर इन्होंने हर खेल खेला है। ओके, खेलों के नाम भी बताए हैं यहाँ पर। खेल सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ी, काली टीलो और कमरे में गुड्डी गुड्डी उनकी शादी करना। पास पड़ोसी के बच्चों के साथ खेला है और भाइयों के साथ गिल्ली डंडा खेला है, पतंग उड़ाया है। इस तरह के हर खेल इन्होंने अपने भाई बहनों के साथ खेला है। आज हम यही रुकेंगे बच्चों। ओके, यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको पेज नंबर 15 पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं। ओके, देखिए। मन्नू भंडारी के पिताजी कैसे स्वभाव के थे? इसका क्या कारण हो सकता है? प्रश्न है और इसका उत्तर देखिए क्या लिखना है। मन्नू भंडारी के पिताजी एक बेहद कोमल और संवेदनशील, क्रोधी और अहंवादी थे, क्योंकि वे बड़े प्रतिष्ठावान थे। सम्मान था, नाम था। सेकंड लिखिए। लेखिका के बचपन के समाज व आज के समाज में क्या अंतर है? लेखिका के बचपन के समय का समाज असंकुचित, सहाय और सुरक्षित था, और आज के समाज तो संकुचित, असहाय और असुरक्षित है। उस समाज में सब लोग एक परिवार की जैसे रहते थे, लेकिन आज के समाज में लोग अकेले रहते हैं। आजकल के पड़ोस कल्चर के बारे में लेखिका के क्या विचार है? देखिए, उत्तर इस तरह लिखिए। आजकल के पड़ोस कल्चर पुराने परंपरागत पड़ोस कल्चर को विच्छिन्न करके संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर कठिन शब्द भी दिए हुए हैं, देखिए पढ़ रही हूँ, सुनिए। याद यानी स्मरण, मेमोरी। मोहल्ला, तालुक, सवेरे, सुबह, मॉर्निंग। ओहदो, ओहदो यानी स्थान, प्लेस। यातना, पीड़ा, पेन। व्यथा, व्यथा आल्सो पीड़ा, पेन। विपरीत मीन्स विरोध, अपोजिट। असहाय, सहयोग न होना, नॉन कॉर्पोरेशन, नॉन कॉपरेशन। उपस्थिति, हाजिर, प्रेजेंस। के खिलाफ मीन्स के विरोध, अपोजिट। उपलब्धि, मिलने वाली चीजें, फैसिलिटीज। सिलसिला, संदर्भ, ओकेजन। अखबार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। सम्मान, आदर, रेस्पेक्ट। प्रतिष्ठा, सम्मान, ख्याति, फेम। अनजान, मालूम न होना, अननोन। एहसास, प्रमाण, प्रूफ। लगाव, श्रद्धा, इंटरेस्ट। शहीद, देश के लिए प्राण अर्पण करने वाले, वन हु सैक्रिफाइस द लाइफ फॉर द सेक ऑफ कंट्री। मुश्किल, कष्ट, डिफिकल्ट। सो ये सब आपके स्टडी मटेरियल में दिया है। स्टडी मटेरियल पेज नंबर 30 आप एक बार पढ़ लीजिए और वहाँ स्टडी मटेरियल में देखकर आपके क्लास वर्क में लिख लीजिए। ओके ना। सो आज का हमारा साक्षी इस तरह से लिखिए। सब्जेक्ट लिखिए हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज। क्लास लिखिए 10th। HW लिखिए, लर्न एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स from lesson 3 textbook, page number 15 in classwork as homework one time.
और यहाँ पे पेरेंट्स साइन और ये टीचर साइन। ओके ना। सो टेक्स्ट बुक पेज पर जो भी क्वेश्चन आंसर्स है थर्ड लेसन के, उनको आपको क्लास वर्क में लिखना है होमवर्क समझकर। ओके ना। और लिखने के बाद स्कूल के मेल आईडी को भिजवा दीजिए बच्चों। ओके, आज हम यहीं पर रुकेंगे। इस पाठ का शेष भाग का अध्ययन हम फिर नए सेशन में, फिर एक सेशन में करेंगे। ठीक है ना। तो तब तक बच्चों धन्यवाद, बाय बाय।